चलिए, नहीं इसे भी ठीक ठाक है। अब ठीक आ रहा है, यहाँ बोर्ड दिख रहा है ना साफ साफ। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री में, क्योंकि 1 से 4 तक क्वेश्चन हो चुका है ना, तो पांचवा चैप्टर जो है ना वो चल रहा है। तो इसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, इससे पहले ऋग वैदिक काल को पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहां पर हम बताए थे क्या उत्तर वैदिक काल के बारे में ना। तो सबसे पहले एक बार और पढ़ लीजिए वैदिक काल। वैदिक काल की चर्चा किए थे। वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 से 1000 BC इसी पूर्व वैदिक काल, ठीक है ना। ये वैदिक काल है और वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? एक हो जाता है ऋग वैदिक काल। क्या हो जाता है? ऋग वैदिक काल। और ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 से 1000 ईस्वी। यहाँ 600 होगा, ठीक है ना। अच्छा यही कह रहे थे क्या? चलिए ठीक है, हड़बड़ी में फिर से दोबारा हो रहा है ना। तो ऋग वैदिक काल का 1500 से 1000 हो गया। और उत्तर वैदिक काल जो चल रहा है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का पीरियड क्या है? हाँ, तो उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ कहा गया है कि वैसे तो राजा का चुनाव जनों के द्वारा होता था। किसके द्वारा? पहले जो उत्तर वैदिक काल की बात है, राजा का चुनाव जो होता था ना वो लोगों के द्वारा होता था। लेकिन 3000 साल पहले, कितने साल पहले? 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में बदलाव आ गया। जो राजा बनने की प्रक्रिया थी ना उसमें क्या आया? बदलाव आया। और उसके स्थान पर उसमें किया गया अन्य यज्ञों के द्वारा लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए ना। यज्ञ के द्वारा फिर से राजा बनने की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, ठीक है। इससे पहले लोग चुनते थे ना राजा को, और उसके बाद क्या हो गया? 3000 साल पहले लोगों के द्वारा चुना जाता था। लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ कि अब यज्ञ के द्वारा ना राजा प्रतिष्ठित होने लगे थे, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए थे। आगे देखिए, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है ना, यज्ञ की प्रतिमा इधर कुछ लोग देख रहे हैं यज्ञ को बैठ करके। तो यहाँ पर ये राजा है जो यज्ञ कर रहा है और ये करवा रहे हैं पंडित पुरोहित, ठीक है, ऋषि मुनियों के द्वारा। तो भारत तो ऋषि मुनियों का ही देश है ना। चल सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, रामायण देखे होंगे तो ना, लव कुश वाला वो अश्वमेध यज्ञ हुआ था ना। तो देखिए अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब यज्ञ के पश्चात जब यज्ञ होता है ना उसके बाद एक घोड़ा को ना छोड़ दिया जाता है लोगों के देख रेख में, राजा के द्वारा विचरण करने के लिए, मतलब घूमने के लिए छोड़ देता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। राजा क्या करता था? एक घोड़ा छोड़ देता था। जो राजा उस घोड़े को पकड़ता था उसको युद्ध करना होता था। किसके साथ? जो अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है राजा उसके साथ युद्ध करना होता था। इसी तरह रामायण में भी देखे थे ना, जो राजा होता था वो रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उन्होंने घोड़ा को छोड़ा और लवकुश ने पकड़ा था ना। तो इसी तरह से और लवकुश इसके से क्या हो गया? युद्ध करना पड़ा, लास्ट में युद्ध भी हुआ था ना। चलिए, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब यह होता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था ना। एक तरह से शक्तिशाली बनने की होड़ थी ना। अगर राजा ने घोड़ा को छोड़ दिया, अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है राजा वो अगर घोड़ा को छोड़ दिया और घोड़ा जहां तक विचरण करेगा, कोई जब उसको रोका, ठीक है, तो उसके साथ युद्ध करो, और नहीं रोका तो
राजा क्या होगा? शक्तिशाली कहा जाएगा, राजा शक्तिशाली। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ कितने दिनों तक चलता है? 1 वर्ष नहीं चलता है। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक, 1 वर्ष। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। किसको? जो राजा घोड़ा नहीं पकड़ता था, छोड़ देता था ना, उसको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार भी लाते थे। यज्ञ में जितने भी राजा आते थे ना, वो सबके लिए क्या लाते थे? उपहार लाते थे। सब राजा उपहार लाते थे। किसके लिए? जो राजा यज्ञ करवा रहा है उसके लिए। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, क्योंकि राजा ही मुख्य आकर्षण का केंद्र था ना, तो मुख्य उसमें राजा ही होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। राज सिंहासन पर या फिर बाग की छाल पर राजा को बैठाया जाता था। ठीक है। तो ये था अश्वमेध यज्ञ। देखिए, अश्वमेध यज्ञ में कहा गया कि युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था, उसके साथ घूमने वाला सहचर। हमेशा यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था ना। युद्ध में राजा, पहले क्या होता था कि राजा को ना राज्य में कभी होता था, एक राज्य कभी होता था, वो हमेशा राजा का उत्साह बढ़ाता रहता था। उसका काम ही था कि हमेशा राजा का उत्साह वर्धन करे, उत्साही बढ़ाता। या किसी भी चीज में, हर एक चीज में कभी जो होता था वो राजा का उत्साह कविता के माध्यमों से करता बढ़ाता था। देखिए, राजा के सगे संबंधी, खास करके उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। मतलब राजा के साथ साथ उसकी पत्नी या उसके पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान, मतलब पूजा पाठ करना होता था। ठीक है, राजा के साथ साथ। देखिए, इसके बाद है कि अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना पड़ता। जो भी राजा आते थे ना विभिन्न राज्यों से, उनका एक ही काम था, पूरा यज्ञ को बैठकर देखना, और कोई काम नहीं था। ठीक है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान कराता था। मतलब राजा के साथ क्या, राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव कर देते। कभी पूजा पाठ होता है तो क्या होता है, पंडित जी गंगा जल लेते हैं ना, पवित्र होगा सर्वास्थान करवा देते हैं ना जल्दी। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। ठीक है। शुद्ध अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। जो शुद्ध होता था अनुष्ठानों में शामिल नहीं होते थे। वर्ण व्यवस्था इसी में पढ़ना है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण कितने थे? 4 वर्ण थे ना। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता था। ये जो वर्ण व्यवस्था था ना, ये कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर था। प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कर्म के आधार पर। लेकिन अभी वर्ण व्यवस्था किसके आधार पर है? ये कर्म का स्थान अब जन्म ले लिया ना। अभी पहले कर्म के स्थान पर ही वर्ण व्यवस्था था, अभी जन्म के स्थान पर ही वर्ण व्यवस्था। ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, यहाँ पर बताए थे ना वर्ण व्यवस्था के बारे में, एक दिन चर्चा किए थे ना वर्ण व्यवस्था के बारे में। ये ब्रह्मा जी हैं, जिनको विराट पुरुष कहा गया। क्या कहा गया? विराट पुरुष। ठीक है, विराट पुरुष कहा गया। और कहा गया है कि यही विराट पुरुष हैं। इनकी तुलना ब्रह्मा जी से की गई कि ब्रह्मा जी हैं। और इनके जो है ना, यहाँ से मुख से कहा गया कि मुख से किसकी उत्पत्ति हुई थी? ठीक है। और ये जो भुजा था ना, इससे क्षत्रिय का। ठीक है। और ये जांग है, जांग से वैश्य का, और पैर से शूद्र का। यहाँ पर दिया हुआ है ना, यही विराट पुरुष है। इन्हीं के मुख से, यही इन्हीं से ना 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी जाती है। एक दिन तुम चर्चा भी किए थे ना कि अगर 4 वर्णों की उत्पत्ति इन्हीं से हुआ तो उससे पहले, मतलब ये जो आदि मानव वाला था वो क्या है ना, वो यही था।
तो ये विराट पुरुष है नहीं के मुख से ना, मुख से किसकी उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मण की ना। मस्तक पर लिखा हुआ है लेकिन इनके मुख से कहा जाता है, मुख से ही हुई है उत्पत्ति ब्राह्मण की। तो ये वर्ण कितने हैं? 4 हैं। तो ब्राह्मण हो गया, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ये 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। ठीक है। और ये किस किस से उत्पत्ति हुई है? मतलब ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाजू से, बांह से, वैश्य की उत्पत्ति जांग से, और शूद्र की उत्पत्ति पैर से। यही बताया गया। ठीक है, समझ गए ना? आगे चले। ये विराट पुरुष है, देख लीजिए इनको। देखिए यहाँ पर वर्ण व्यवस्था, काम देखिए, काम, यहाँ काम, ये 4 वर्णों का क्या क्या काम था वही दिया हुआ है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्ण में विभक्त किया था। किसने? पुरोहितों ने। ब्राह्मण की बात करते हैं तो वेदों का अध्ययन और यज्ञ कराना ब्राह्मण का काम था। किसका काम? ब्राह्मण का क्या काम था? वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ कराना। किसका काम था? ब्राह्मण का काम था। अगर क्षत्रिय के काम की बात करें तो युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना। युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना किसका काम था? क्षत्रिय का काम था। देखिए, और तीसरा वर्ण था वैश्य। कौन सा? वैश्य का काम था व्यापार करना। क्या करना? व्यापार, व्यापार करना वैश्य का काम था। और शूद्र का काम था इन 3 वर्णों की सेवा, 3 वर्णों की सेवा करना। यहाँ पर हम लोगों ने ब्राह्मण देखा, क्षत्रिय देखा। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन और यज्ञ पूजा पाठ करवाना, यही ना। चलिए, क्षत्रिय का क्या काम था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय का काम था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वैश्य का। ठीक है, तो इसमें कृषक लोग आते थे, पशुपालक और व्यापारी आते थे। ठीक है, कौन कौन आते थे? कृषक, पशुपालक और व्यापारी। तो इसका जो वैश्य का काम था वो व्यापार करना था। क्या करना था? व्यापार। मुख्य रूप से वैश्य का काम ही व्यापार करना था। ठीक है, तो ये वैश्य विष, ठीक है, इसी को विष भी कहा जाता है और इसी को वैश्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद अगला चौथा वर्ण क्या है? शूद्र। इसका काम क्या था? अन्य वर्णों की सेवा करना। ऊपर वर्णी जो 3 वर्ण थे ना, उनकी सेवा करना किसका काम था? शूद्र का काम था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया, देखिए, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। किसको? क्षत्रिय और वैश्य दोनों को क्या करने का? यज्ञ करने का अधिकार दोनों को था, क्षत्रिय या वैश्य को। चलिए, परंतु शूद्रों और महिलाओं को किसी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, महिलाओं को भी यहाँ शूद्र कहा गया क्योंकि महिलाएं पूजा पाठ में भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, यहाँ कहा गया ना कि क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों को यज्ञ करने का पूरा अधिकार था, लेकिन शूद्रों और महिलाओं को किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को भी शूद्र के समान समझा जाता था। महिलाओं को भी क्या समझा जाता था? शूद्र के समान समझा जाता था। और महिलाओं को भी केरल में सबरी वाला मंदिर है ना, उसमें विवाद चल रहा है हाईकोर्ट में। ठीक है, उसमें महिलाओं का प्रवेश अभी भी वर्जित है, महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता उस मंदिर में, सबरी वाला मंदिर केरल। ठीक है, तो विवाद है। तो पहले भी महिलाओं को क्या समझाता था? शूद्र के समान समझा जाता था महिलाओं को। ठीक है, आगे चलें। तो 4 वर्ण समझ में आ गया। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के क्या कार्य हैं? यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ करवाना। ठीक है, क्षत्रिय के क्या काम है? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये। उसके बाद वैश्य का क्या काम है? व्यापार करना, मुख्य रूप से व्यापार करना। ठीक है, और उसके बाद शूद्र का
अन्य वर्णों की सेवा करना। ठीक है, यहाँ पर कहा गया कि क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था, लेकिन शूद्र और महिलाओं को किसी प्रकार के अनुष्ठान में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। और यहाँ तक कि महिलाओं को भी क्या कहा गया है, शूद्र समझा गया है। चलो, इतना घोर अन्याय है ना महिलाओं के साथ ही, इतना पर्दा प्रथा क्या नहीं हुआ ना, क्या हुआ, पर्दा प्रथा, उसके बाद सती प्रथा। सती प्रथा तो सबसे बड़ा अत्याचार था महिलाओं के साथ ना। महिलाओं के साथ सती प्रथा में क्या था कि जब उसका पति के साथ साथ चिताओं पर जिंदा बैठा दिया जाता था, एकदम बांध नहीं। बहुत तो महिलाएं अपनी मर्जी से बैठ जाती थी, और एक दो महिलाएं के बारे में पढ़े थे कि वो जबरदस्ती बैठा दिया गया था, और एक और फिल्म भी है उसके बारे में बताया गया है, +2 वाला बुक में है उसके बारे में। मतलब ये जो मतलब किसी की पत्नी अगर मर जाती तो पति को भी नहीं बैठाया जाता था, पति दूसरा विवाह कर लेता था, लेकिन पति के साथ पत्नी को भी मरना पड़ता था। तो घोर अन्याय नहीं था, अभी भी है, अभी है, और होने वाला भी नहीं है। अब कभी होगा नहीं, अब कभी होगा नहीं, हो सकता कभी नहीं। अभी ना महिलाओं के अधिकार क्षेत्र के अंदर ही पुरुष को रहना पड़ता है ना, अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं। दिक्कत है, उल्टा हो रहा है ना। देखिए हर चीज का ना, एक बात बताते हैं कि हर चीज का चक्रण चलता है, इतना मुश्किल हुआ है ना, तो हर चीज आप यहाँ हैं, दोबारा घूम के फिर से यहीं आइएगा। तो हमेशा देखिए हर मतलब बारी सबकी आती है, यही बात समझ लीजिए कि आज आपकी बारी है, कल हमारी भी बारी आएगी। यही बात का इंतजार कीजिए कि बारी सबकी आती है, कभी ना कभी। ठीक है, चलिए। तो वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था ना। देखिए वर्ण का निर्धारण किसके आधार पर, जन्म के आधार पर। पहले होता था कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, जो वर्ण का निर्धारण किया गया था किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। तो हम ये भी बताए थे कि कर्म के आधार पर जब किया गया था तो इसमें कर्म के आधार पर मतलब अगर वैश्य व्यापारी लोग जो थे वो अगर पूजा पाठ करने में समर्थ थे तो इनको भी ब्राह्मण बोला जाता था, उल्टा करते। लेकिन बाद में इसका स्थान बदल दिया गया, और क्या स्थान हो गया इसका, जन्म हो गया बाद में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जन्म हो गया, कि जिस कुल में जिस परिवार में जन्म लेते हैं उसी कुल उसी परिवार के रहते हैं ना। पहले से ठप्पा लगा के आता है, मोहर लग के, फिर इसी परिवार में यही है। इसीलिए संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार है कि नहीं। धर्म की स्वतंत्रता है लोगों के पास, या धर्म, हाँ चलिए धर्म बदल सकते हैं, किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपना सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। आपकी स्वेच्छा है तो आप अपना सकते हैं किसी भी धर्म को। चलिए, यहाँ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक इत्यादि वर्गों को अछूत माना जाता था। और यहाँ तक भी कहा गया, एक विदेशी यात्री था, उन्होंने बताया था कि ये जो लोग होते थे ना, चाहे शिल्पकार होते थे, छोटे मोटे बर्तन बनाने वाले शिल्पकार, उसके बाद शिकारी होते थे जो, या भोजन संग्राहक होते थे ना, इनको अछूत माना जाता था। जिस रोड पर चलता था ना ये, उस रोड पर एक डंडा के साथ चलना होता था इसको, और डंडा से आवाज करते हुए चलना होता था रोड पर। ठीक है, खटखट की आवाज निकलती, तो इससे लोगों को पता चलता कि शूद्र लोग आ रहे हैं, तो सारे लोग घर में चले जाते। क्योंकि उस समय वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में वहाँ पढ़े हैं कि शूद्र का मुंह देखना भी अशुभ मानते थे लोग उस समय। मतलब ऐसी विकट स्थिति थी कि मुंह देखना भी अशुभ। मतलब उसको जैसे पहले कुआं था ना, कुआं पर चढ़ने का अधिकार नहीं, सारे लोग पानी लेकर चले जाते, अंत में कोई नहीं बचता। तब शूद्र लोग बर्तन यूज नहीं करते थे। कौन सा बर्तन यूज करते थे, नहीं मिट्टी का बर्तन, या जो यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन्होंने जो फेंक दिया टूटा फूटा सा बर्तन, वो यूज करते थे शूद्र। ये था वैदिक उत्तर वैदिक काल में, यही था। इतना कठोर था ये, पता नहीं इतना। बताइए, मतलब एक अभी के समय में ऐसा है नहीं है ना। अभी धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, फिर से आएगा, इंतजार करेगा कि युग बदलता है ना। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है ना।
तो फिर युग बदलेगा तो हर चीज उसी तरह होगा। ठीक है, जैसे बताए थे ना कि हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 साल पहले हुई थी ना, और वहां भी नगरीय सभ्यता थी, उसका विनाश हो गया, अभी भी नगर है ना। उस समय वो पहला नगर का प्रमाण मिला और अभी भी नगर है, तो वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक जो होते थे ना, इस सभी वर्गों को क्या माना जाता था? अछूता माना जाता था, अछूत। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक समानता बहुत कम था। देखिए, सामाजिक समानता पढ़े हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 पढ़े है ना, मौलिक अधिकार पढ़े है ना, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 14 जो है ना, उसमें सामाजिक समानता के बारे में बताया गया कि समाज में जितने वर्ग के लोग, कोई भी वर्ग के लोग हों, वो सभी एक समान है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग एक समान है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता है। आप लोग को लगता है कि कानून के सामने सभी लोग समान है? लिखना और फॉलो करना ये दोनों अलग होता है। संविधान में लिखा हुआ है कि कानून के सामने हम लोग सब एक समान, कोई अलग नहीं। लेकिन देखिए, अभी हाल फिलहाल में नगर परिषद का चुनाव हो रहा था ना, तो चुनाव पता ही है, चुनाव आयोग ने चुनाव में नामांकन करवा लिया। ठीक है, नामांकन वापस भी हुआ, चुनाव चिन्ह जारी हो गया, डेट जारी हो गया, प्रचार प्रसार तक हो गया, और 10 तारीख आज है ना, आज ही चुनाव होने वाला था नगर परिषद में। लेकिन हुआ क्या, देख लिए ना कि अभी दुर्गा पूजा नवमी के दिन कोर्ट खुला, नवमी के दिन भी कोर्ट खुला। किसके लिए? सरकार के लिए, क्योंकि सरकार ने ही ये नोटिस दिया था कोर्ट को इस बात का, तो सरकार के लिए खुला, आम व्यक्ति के लिए खुलेगा नवमी को, कहेगा छुट्टी है, जाओ। आम व्यक्ति जो है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल तक केस के चक्कर में उलझ के रह जाता है। कुछ होता है? नहीं होता है ना। लेकिन देखिए, एक आतंकवादी आज पकड़ाया ना, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेशी होती है, तुरंत सुनवाई होता है, स्पीड ट्रायल होता है। आम लोगों पर होता है? हाँ, आम लोग 20 साल जेल में बिता लेते हैं, तब फैसला आता है कि निर्दोष है। और बाद में सरकार माफी मांग लेती है, तो माफी मांगने से क्या, उसका 20 साल वापस आ जाएगा? नहीं आएगा ना। तो कानून अभी कहा जाता है ना कि न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन हमको नहीं लगता है। आप लोगों को लगता है कि स्वतंत्र न्यायपालिका? वो एक न्यायपालिका, ये बड़े लोगों के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र हो सकता है, नेता के लिए स्वतंत्र हो सकता है। देखते हैं, कोई कानून अगर लाती है ना सरकार, तो खूब हंगामा होता है, पक्ष और विपक्ष दोनों में खूब हंगामा। कानून अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, कोई भी जो कानून आती है खूब हंगामा होता है। लेकिन जब सांसद और विधायकों का सैलरी बढ़ाना होता है ना, एक बार हल्लों में सुनिएगा 40% सैलरी बढ़ जाएगा। ठीक है, 40% सैलरी बढ़ेगा, हर चीज बढ़ा लेता है वो सब अपना अपना। जितना बार खड़ा होगा, जितना बार जीतेगा, उतना बार पेंशन मिलेगा। एक व्यक्ति अगर 5 बार जीता है ना, तो 5 बार उसको पेंशन मिलेगा। एक ही व्यक्ति को 5 को पेंशन मिलेगा। लेकिन आम लोगों के नौकरियों में पेंशन खत्म कर दिया ना। तो यही है, न्यायपालिका पर क्या भरोसा कीजिएगा? स्वतंत्र न्यायपालिका रहा नहीं, पहले था। चलिए, तो हम बता रहे थे कि इस उपमहाद्वीपीय के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हैं जहां सामाजिक आर्थिक असमानता है। समझ रहे हैं ना? यहाँ भी छुआछूत है। और समानता का मतलब क्या हुआ? छुआछूत। यही अभी समाज में लोग रहते हैं ना, तो एक सामाजिक समानता, संविधान में भी कहा गया है कि सामाजिक समानता क्या है कि समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं, चाहे किसी भी वर्ग के, गोरे हो, काले हो, नाटे हो, मतलब लंबे हो, या किसी, सब एक समान है कानून के सामने में। ठीक है, चलिए, इसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी कम था। यहाँ कहाँ? पूर्वोत्तर राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। आगे चले, देखिए जनपद, एक होता है जनपद, एक होता है महाजनपद। सुने ना, एक होता है जनपद। तो जनपद होता है, महाजनपद का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जनपद, और महाजनपद होता है 2-4 को जनपद को मिला के एक बड़ा बड़ा क्षेत्र जो महाजनपद होता है। जैसे समझिए कि एक प्रखंड होता है जिसको जनपद कह सकते हैं। ठीक है, 4-5 को प्रखंड को मिला लेंगे ना, तो हो जाएगा महाजनपद। उसको जिला कहते हैं ना, 4-5 को प्रखंड मिलके वो जिला बनता है ना। इसी तरह 4-5 को जनपद को मिला लेंगे तो क्या होगा? महाजनपद हो जाएगा।
ठीक है। इसमें जनपद और महाजनपद, जनपद कहते हैं जहां लोग रहते हैं और अपना व्यापार करते हैं, ठीक है। आगे जनपद की बात करेंगे। देखिए जनपद तो महायज्ञों को कराने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। अब एक सिर्फ एक लोगों के राजा नहीं, जन, जन का मतलब यहाँ भी लोग है, तो जन के राजा न होकर जनपदों के राजा, पूरा जनपदों के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह है ना, क्या बोले, जनपद का मतलब होता है जहां लोग रहते हैं और अपना घर बनाते हैं ना, यही लिखा हुआ है ना कि जनपद का अर्थ क्या होता है कि जन के बसने की जगह, जन के बसने की जगह को क्या कहते हैं, जनपद। तो जहां लोग रहते हैं और अपना घर बनाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चले। आज कुछ स्पीड में तो नहीं ना हो रहा, समझ रहे हैं ना, ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए पूछ लीजिए। क्या गर्मी, गर्मी, गर्मी तो बहुत है, इसका आज उधर का रिचार्ज खत्म था, गर्मी में पढ़ा के लाइट बंद कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आएगा, ठीक ही आएगा, नहीं ठीक आ रहा। बोर्ड कैसे दिखेगा, देखिएगा कि हमसे ज्यादा लाइट बोर्ड का है कि नहीं, तो हमारा थोड़े देखेगा, बोर्डों का देखेगा। जो ज्यादा चमकता है, जो दिखता है वही दिखता है, वही हाल है। ज्यादा इसका लाइट है तो उसी को ज्यादा दिखेगा। ये 2 लाइट नहीं जलता है इसमें से, वो जलेगा तो इससे तो कुछ पता नहीं। हाँ रहने दीजिए, सही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोर्ड दिख रहा है ना, फोटो दिखे ना दिखे समझ लीजिए, फोटो दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा काला। चलिए दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में पुराना किला देखा है ना, एक लाल किला है, एक पुराना किला है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, सुने थे ना, वो दुर्योधन का संवाद था, कृष्ण दुर्योधन संवाद में हस्तिनापुर आता है ना। और एटा के पास अनंत जीवखेड़ा, इनमें प्रमुख है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जनपद है, ठीक है। ये सारे जनपद हैं। ये दिल्ली के पास पुराना किला जो था, ये उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास जो हस्तिनापुर था से, और एटा के पास था अंतरजीखेड़ा। वो ये लोग झोपड़ियों में रहते थे। कहाँ रहते थे, झोपड़ियों में, और मवेशियां और अन्य जानवरों को पालते थे। झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियां और अन्य जानवरों को पालते भी थे। ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें भी उगाते थे। कौन, महाजनपद, जनपद वाले, महाजनपद नहीं, जनपद वाले लोग जो थे ना, ये सब क्या करते थे। अभी बोले ना, जनपद एक छोटा सा भाग होता है, अब महाजनपद 4 जनपद मिलके बना वो महाजनपद है, ठीक है। चलो महाजनपद को भी हम पढ़ाएंगे, भले इसमें वो ना हो। चलिए, तो लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और ये सरसों, ये सारी फसलें उगाते थे। कहाँ के लोग, हाँ जनपद के लोग, ठीक है। चलिए देखिए, क्लास 6 का जो ज्योग्राफी है ना, उससे प्रत्येक सेट में 4 क्वेश्चन पूछा गया। 4 क्वेश्चन कम नहीं होता है, हाँ लगभग 100 क्वेश्चन हो जाएगा। कल करवा देंगे, अब हो नहीं वाला 100, कल करवा देंगे, ठीक है। कल क्वेश्चन डिस्कशन होगा, आप लोग सब आ जाइएगा, ठीक है। परसों नहीं, परसों नहीं, चलिए हम शुक्रवार तक ही नहीं, बृहस्पतिवार तक ही हम क्लास लेंगे, फिर शुक्रवार शनिवार नहीं देता। एक लास्ट एग्जाम बचा होगा वो दिल्ली में, शुक्रवार को जाएंगे, शनिवार को पहुंचेंगे, शनिवार को एग्जाम है और शनिवार को ही रिटर्न आ जाएंगे, रविवार को फिर पहुंच जाएंगे, सोमवार फिर क्लास है, ठीक है। हाँ वीडियो बना के डालेंगे ना। तो खुदाई में धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र मिले। देखिए इस तरह का खुदाई से प्राप्त ये सब क्या है, पात्र है, पात्र मतलब बर्तन है, ठीक है।
इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं, ज्यामितियां या आकृतियों में, देखिए इस पर चित्रकारी भी की गई है ना, ये सब चित्रकारी की गई है, दिख रहा है ना। उस समय में तो एक से एक चित्रकार हुआ करते थे ना, अभी कहाँ चित्रकारी, और अभी सब कैमरा वैमरा आ गया ना, तो लोग सोचते फोटो खींच लेंगे, हाथ से स्केच कहाँ बनाना, पहले तो हाथ से ही सारा चीज बनाया जाता था। पहले लोग मेहनत करते थे, अब हर चीज के जगह पर एक मशीन आ गया, तो मेहनत करना भी क्या कर दिए, छोड़ दिए। क्या कोई जनपद की बात कर रहे थे, जनपद तो 3 गो जनपद बताए थे ना, वो 3 गो जनपद है ना। चलो देखिए, अब बात होगी किसकी, महाजनपद की बात होगी, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत में कितने महाजनपद, 16 महाजनपद, ठीक है। कितने महाजनपद, 16 महाजनपद। सबसे बड़ा महाजनपद कौन, मगध, ठीक है। सबसे बड़ा महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज। एक ऊपर से हम लोग चलते हैं और फिर नीचे तक 16 महाजनपद को लिखेंगे। पहले ऊपर में कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ राजधानी, आप लिख लीजिए। एक तरफ महाजनपद, ऊपर में लिखिए महाजनपद और दूसरी तरफ लिख लिए इसकी राजधानी, एक तरफ महाजनपद और दूसरी तरफ क्या होगा, इसकी राजधानी, ठीक है। पहला कंबोज की राजधानी हाटक, दूसरा देखिए गांधार, हाँ गांधार का तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, बताइए, पाकिस्तान में। क्या नहीं, कहाँ कंबोज का, आप हाटक लिखिए, जो हम यहाँ राजधानी लिखा रहे हैं ना वही लिखिएगा। हाँ अच्छा, एक एक करके हम जो लिखा रहे हैं वो लिखिए, ठीक है। एक एक कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, ठीक है, या इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चौथा सुरसेन की राजधानी मथुरा। उसके बाद 5वां है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है। एक छठा है अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है। सुरसेन है, सुरसेन की राजधानी मथुरा। हाँ चलिए, जो प्रचलित है ज्यादा वही उज्जैन, ये लिख लिए ना, बेटा है उधर लिखे क्या, इधर लिख दें, 7 नंबर इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ दिखेगा ना। चलिए इसका लिखिए चेदी, शक्तिमती या सुक्तिवती, चेदी का। 8 में लिख लीजिए अस्मक का होगा पोर्टन या पोर्टन, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। पांचाल, हाँ अस्मक। ऐक्षता, अस्मक का पोर्टन है ऐक्षता। वत्स, कौशाम्बी। 1 मिनट रुक जाइए, बता देते हैं। काशी, वाराणसी। 1 मिनट रुक जाइए, हम सब बता देते हैं। अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली,
कौशल, श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध यहीं तक दिए कौशल में, श्रावस्ती में। ठीक है, 15 नंबर में हो जाएगा मल्ल लिखा है, मल्ल, मल्ल लिखा है नहीं ना, चलिए कुशावती, और एक और अवंती, पांचाल, कुरु, मगध, मगध हो ना, मगध यहाँ लिख देते हैं, मगध, मगध का होगा राजगीर या राजगिरी, राजगीर या राजगीर। अब बताइए आप लोग, देखिए एक बार देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, फिर एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, लिख लीजिएगा। देखिए कंबोज का हाट, कंबोज का क्या है, हाट, गांधार का तक्षशिला, गांधार का तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, इसको कुरुक्षेत्र भी कहते हैं, कुरु को कुरुक्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सुरसेन का मथुरा, सुरसेन का मथुरा। देखिए 5वां मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। 6 में अवंती, अवंती का उज्जैनी, उज्जैनी। देखिए 7 में चेदी, चेदी का शक्तिमती या सुक्तिवती। ठीक है, एक ही लिखे, शक्तिमती या सुक्तिवती। अस्मत का हो गया पोटन या पाटन या पोतन भी। ठीक है, पांचाल का एक छता, क्या, हाँ एक छता, पांचाल का एक छता। वत्स का कोसाम्बी, और एक छता, और ही छोटा, एक छता, एक लिखे था। काशी का वाराणसी, अंग की राजधानी चंपा, वज्जी की राजधानी वैशाली, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशावती, और मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिब्रज या राजगीर। ये 16 महाजनपद, पूरा भारत, भारत कहने का अर्थ क्या, अखंड भारत, भारत कहने का अर्थ अखंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब मिला के तब भारत था, वो अखंड भारत, अभी खंड हो गया ना। अब आपके सिलेबस में है, पूछ ये नहीं सकता है कि नहीं, सिलेबस का एक कोई चीज नहीं छोड़िए। देखिए सीटेट में सिर्फ लिमिट है, अब थोड़ा मेहनत कीजिएगा ना, अच्छा नंबर आ जाएगा। देखिए वही तो यहाँ दिखाएंगे अभी। ठीक है, मैप में सारा राज्य दर्शाया गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश, अभी वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में ही है। देखिए महाजन पद बनाया गया है, आपको ये पूछे बिहार में कितना महाजन पद था, और सबसे प्राचीन कौन था, सबसे बड़ा शक्तिशाली था मगध, प्राचीन नहीं था मगध। सबसे प्राचीनतम गणतंत्र विश्व का वैशाली, सबसे प्राचीनतम गणतंत्र विश्व का है वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है, वो बज्जी जो है ना, वो विश्व में सबसे पहला जो लोकतंत्र है ना, विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र या गणतंत्र, ये वैशाली में ही स्थापित किया गया था, याद रखिएगा इसको। विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र या गणतंत्र का वैशाली, जो बज्जी की राजधानी है, और ये बिहार में देख रहे हैं ना, ये है ना वैशाली बिहार। ये कौशल देखिए, ये पांचाल हो गया, ये कुरु दिख रहा है ना, लोग को दिख रहा है कि नहीं, हमको यहाँ से नहीं दिख रहा, आप लोग को भी नहीं दिख रहा। क्यों, हमको नजदीक से नहीं दिख रहा है तो आप लोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि फट गया है ना। तो जो पिक्चर मिला वही लगाना, वैसा तो दूसरा मिलता नहीं, सब पुराना। देखिए यहाँ इसको मिटाएंगे तब फिर समझाते हैं, मिटा दे इसको, मिटा है, लिख लिए ना, चलिए जोर से बोलिए। फिर खाना वाना खा के आते हैं ना, 12 बजे खाना वाना खाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत 600 से पूर्व महाजनपद और उनकी राजधानियां दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर कंबोज है और ये गांधार है, ठीक है। ये अखंड भारत में ये भारत का चित्र जो है ना ये इस तरह से है, ठीक है। ये इसी तरह का है। क्या? हाँ, आउट ऑफ इंडिया है कंबोज। ये भारतीय उपमहाद्वीप ही है। देखिए ये कंबोज है, ये गांधार है, ये क्या है कुरुक्षेत्र या कुरु जो वर्तमान में दिल्ली में है ना, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो गया। कहाँ है? हरियाणा। ये सुरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी, चेदी शक्तिमती, असमक्का कोटन, देखिए वर्ष का कौशाम्बी, पांचाल का इक्षता, कौशल का श्रावस्ती, बज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशावती, काशी का वाराणसी, मगध का राजगृह या अंग की राजधानी चंपा। हो गया ना ये 16 महाजनपद। ये 2 महाजनपद बाहर एक गांधार जो पाकिस्तान में है ना, तक्षशिला राजधानी, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पड़ता था, ठीक है। अभी किसी भी राज्य से जोड़ना इसका उतना, ये 2-3 राज्य में पहले फैल के, क्योंकि अभी जितना आप देख रहे हैं ना भारत में, ठीक है, 36 वो स्टेट है ना, अभी नहीं है 28 को राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ, तो 36 को है ना, और पहले 16 ही था पूरा। और ये भारत ही नहीं, ये भारत का जो अड़ोसी पड़ोसी जो अभी देश, यहाँ पर बांग्लादेश, यहाँ पर पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये सब मिला के भारत था, ठीक है। और अभी तो बांट दिया है ना उसको। चलिए देखिए इधर है ना अरब सागर, इधर क्या है, इस समय कोई परिवर्तन नहीं, ये 16 महाजनपद। चलिए महाजनपद की बात करते हैं, ठीक है। देखिए करीब 2500 साल पहले, कितने साल पहले? 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें क्या कहा जाने लगा था? महाजनपद, ठीक है। महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जैसे महाजनपद पड़े और उसकी राजधानी को भी पड़े, तो महाजनपद की क्या होती थी? राजधानी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, मतलब चारों तरफ से क्या था? घिरा हुआ था। नियमित वेतन देकर पूरे साल तक सैनिक रखे जाते थे, सैनिकों को यहाँ पर नियमित वेतन मिलता था, ठीक है, और 1 साल तक सैनिकों को यहाँ रखा जाता था, ठीक है। ये महाजनपद। किलेबंदी दीवार देखिए, एक दीवार है किलेबंद, ठीक है, इसे दिख नहीं रहा होगा स्पष्ट। देखिए किलेबंदी क्यों की जाती थी, यहाँ पर इसका कारण दिया हुआ है कि किसी भी महाजनपद को किले से किलेबंद मतलब क्या, घेरा क्यों लगाया जाता था, घेरा क्यों जाता था? तो अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया जाता था। क्योंकि पहले देख रहे हैं ना कि एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, अगर वो राजा जीत गया तो जो राजा था उसका पहले हड़प नहीं थी कि कोई कमजोर। अभी देखिए वो क्या होता है, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद का मतलब उपनिवेशवाद क्या होता है? देखिए जब कोई अमीर देश या संपन्न देश किसी गरीब देश पर अपना साम्राज्य स्थापित करता है ना, तो उसी को उपनिवेशवाद कहा जाता है। हाँ, साम्राज्यवाद, जैसे अभी इंग्लैंड वाला भारत में था ना, अंग्रेज का शासन था तो उपनिवेशवाद था ना, वो है ना, वो अपना यहाँ शासन चलाता था तो उपनिवेश था। किसका उपनिवेश? तो देखिए किलेबंदी क्यों की जाती थी? क्योंकि अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाया जाता था। अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया जाता था। किलों के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था ना। जैसे आप एक घर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, अगर बड़े ऊंची अगर आप बाउंड्री बना दिए और तब इसके अंदर में बना दिए घर, तो क्या होगा, एक तरह से आप सुरक्षित फील करेंगे ना। ये सभी चीजों से हम लोग अभी सुरक्षित है अंदर में,
पैसा पे करेंगे, ठीक है ना। तो यही है, समझ गए ना। किलेबंदी का क्या कारण है कि या तो बाहरी आक्रमण के कारण ना, सुरक्षा की दृष्टि से, और दूसरी अपनी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए भी क्या होता है, हाँ, किला बनाया जाता था ना। या किलों के अंदर लोगों को नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब देखिए, एक बहुत बड़ा खुला भाग हो, एक पैक बंद हो, तो सबसे सुरक्षित लोग कहाँ महसूस करता है, बंद एरिया में ना, सबसे सुरक्षित महसूस करता है। तो इसलिए किले बनाया जाता था बड़ा बड़ा, और किले में बड़ी बड़ी दीवारें होती थी जिसको पार करना बड़ा मुश्किल होता था, ठीक है। अब हो गया क्या, कर का मतलब टैक्स, कर का मतलब होता है टैक्स। फसलों पर कर लगाया जाता था। देखिए, उपज का कितना, 1/6, मतलब समझ रहे हैं ना, जितना उपजता था ना, मतलब 6 किलो में क्या किलो, 1 किलो टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। अगर 6 को बोरा भर भर के हुआ है तो 1 बोरा आप टैक्सी में दे दीजिए, यही होता था ना उस समय भी। और अंग्रेज आया तो 1/4 कर दिया था टैक्स, लगान 1/4, वो से करके घुसा जाता था जब, तब 1/3। अंग्रेज तो और शोषण किया यहाँ किसानों को बहुत ज्यादा ना। तो फसलों पर जो कर लगाया जाता था, उपज का कितना होता था, वो 1/6 हिस्सा, जिसे भाग कहा जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, 1/6 भाग ना। मतलब 6 भाग में से 1 भाग टैक्स के रूप में देना होता था। देखिए, कारीगरों पर भी टैक्स लगाया जाता था, जो कारीगर होता था ना, उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। श्रम के रूप में राजा के लिए महीना में 1 दिन काम करना पड़ता था। टैक्स देख लीजिए, ये कैसा टैक्स है। ठीक है टैक्स, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ कहा गया ना कि श्रम के रूप में आपसे पैसा नहीं ले रहा, लेकिन राजा के लिए महीना में 1 दिन काम करना होगा, वही हुआ टैक्स। यही कहा गया कि श्रम के रूप में आपको राजा के लिए कितना महीना, महीने में 1 दिन, महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। जिस तरह से यहाँ लगाया जाता है टैक्स, उससे तो कम ही हुआ ना कारीगरों पर टैक्स। यहाँ तो बस 1 दिन काम कर लीजिए, 29 दिन दूसरे जगह और 1 दिन राजा के यहाँ। राजा का भी काम हो जाता होगा ना, और सबका हो जाता हो बिना किसी पैसे का ना। बहुत तेज होता था राजा उस समय, आखिर राजा राजा होता था ना, तो राजा सोचता भी था राजा की तरह ना। चलिए, अब देखिए, पशु पालक पर भी टैक्स लगता था। किस पर, जो पशुओं को पालता था ना, उस पर भी टैक्स लगता था। देखिए, पशु पालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जितना जानवर रख रहे हैं ना, या कितना उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था। भी लगता है टैक्स। अगर आप 1 रुपए का शैम्पू भी खरीदते हैं ना, उसमें MRP लिखल रहेगा, इंक्लूड ऑल टैक्सेस। 1 रुपया आपसे लिया गया, सब टैक्स मिला करके लिया गया। तो अभी भी सामान पर टैक्स लगता है, और उस समय भी व्यापारियों को सामान खरीदने पर क्या लगता था, टैक्स। हम लोग जो साबुन या शैम्पू या कोई भी चीज खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। और जो नौकरी पेशे वाले होते हैं, वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, जिसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर। जो डायरेक्ट हो गया प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट में हम लोग कुछ खरीद के, जो जैसे कोई बिस्किट उत्पादन किया, तो बिस्किट वाले पहले ही टैक्स दे चुका है, और जो बेचते हैं वो टैक्स के साथ वो पैसा लेता है। वो खरीदते हैं ना हम लोग, तो टैक्स के साथ वो पैसा लेता है, इसीलिए। चलिए, और अभी शिक्षा पर भी टैक्स हो गया, कॉपी किताब पेन पर भी सबसे ज्यादा टैक्स हो गया। बताइए, शिक्षा, बताइए, शिक्षा पर नहीं होना चाहिए टैक्स, खाने पीने पर लगा दीजिए। महंगाई क्यों, महंगाई क्यों, इसी सबसे महंगाई होती है। अब जो आदमी 10 रुपए का कॉपी खरीद सकता था, हम लोग 15 रुपए में बहुत मोटी मोटी कॉपी खरीदते थे, बहुत मोटी मोटी। अब 20 रुपए 25 रुपए किलो मिलता था कॉपी, अभी पता नहीं कितना रुपए किलो।
हाँ, तो कैसे खाए? बोलते बहुत टैक्स है। रेस्टोरेंट में 18% लगा दिए, चलिए वो ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट में छोटे लोग तो जाएंगे नहीं, वो ठीक है। चलिए देखिए, आखेटकों का मतलब क्या होता है? शिकारी, शिकार करने वाला आखेटको तथा संग्राहक, मतलब भोजन का संग्रहण करने वाला। तो जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, मतलब किसी को भी छोड़ा नहीं जाता था। यहाँ देख रहे हैं ना, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, फ्री में नहीं रहने दिया जा रहा। अब जो आखेटक जो अपने पशु पक्षी को पकड़ता होगा, शिकार करता होगा, उससे भी जंगलों से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी ना, वो राजा को देना होता था टैक्स के रूप में। बताइए, या भोजन का जो संग्रहण करता था ना, अब 2-4 गो आम तोड़ लिया, उसको भी राजा को 2-4 गो, वही होता था ना। तो जंगलों से प्राप्त वस्तुएं भी टैक्स के रूप में देनी होती थी। बताइए, इतना कितना कड़ा है कानून। चलिए अगला दिन, कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में परिवर्तन, पहले देखिए हल से, अब धीरे धीरे लकड़ी का हल होता, फिर हल चेंज हो गया, फिर बहुत सारा तकनीक विकसित हो गया, धीरे 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 अभी उत्तम किस्म के तकनीक विकसित है। कृषि में परिवर्तन, यहाँ कहा रहा है ना कि कृषि में 2 बड़े परिवर्तन हुए। कितना परिवर्तन? 2 बड़े परिवर्तन कृषि में देखने को मिला। एक, हल के फार अब लोहे के बनने लगे, जिससे पैदावार में वृद्धि हुई है। पहले देखिए, पहले था लकड़ी का हल। किस चीज का हल? लकड़ी का हल। इसी तरह का हल था ना, लकड़ी का हल था। और लकड़ी का हल जो है ना, बहुत अंदर नहीं जा पाता था, ठीक है, बहुत अंदर नहीं जा पाता था, तो बहुत अंदर की मिट्टी ऊपर आती नहीं थी, क्योंकि जब तक अंदर की मिट्टी ऊपर नहीं आएगी तो ह्यूमस कहाँ से बनेगा? जो ह्यूमस होता है ना मिट्टी में, वो ऊपर आता ही नहीं था, जिससे फसल पैदावार भी कम होता था। अब क्या हो गया कि हल के फाल में अब लोहे के बनने लगे, जिससे पैदावार में क्या हो गई है? वृद्धि हुई है। ये परिवर्तन, ये क्या है? परिवर्तन। धान का रोपण होने लगा है, बीज की जगह छोटे पौधे का रोपण होने लगा। देखिए, छोटे पौधे को क्यों लगाया जाता है पता है? छोटे क्या? हाँ, ये हेलो, हाँ, नुकीला भाग नहीं होता उसका। चलिए अब देखिए, धान के पौधे को डायरेक्ट छींट के क्यों नहीं रोकते हैं? जो मतलब एक जगह लगाते हैं, फिर वहां से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है। जब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हाइब्रिड हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ अगर धान को कहीं छीड़ देंगे ना, वो होगा तो उसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें धान कम होगा। लेकिन ये उन्नत किस्म होता है, जब एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं तो वो उन्नत हो जाता है, ठीक है। फिर से होता है वो सब, बिरार लगाते हैं ना। चलिए, तो धान का रोपण होने लगा, बीज की जगह छोटे छोटे पौधे का रोपण होने लगा। पहले बीज ही छिट दिया जाता था। अब देखिए, धान है ना, यहाँ पर धान रोपण हो रहा है। नाइट्रोजन, मगध महाजनपद, यहाँ मगध का पिक्चर देख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था ना, तो पटना आया, ठीक है, पटना आया था। जो पटना को देखा था अपने आंखों से, तो वो ऐसा वर्णन किया है कि पटना जो था ना, जिसको पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, वो कहा था कि किसी आदमी के द्वारा बना हुआ ये संभव नहीं। लग रहा है कि यहाँ देवों ने आके इसकी रचना की, पाटलिपुत्र की, मतलब किसी देवों के द्वारा बसाया गया नगर, ऐसा वो बता रहा था। लेकिन अभी तो पटना फिर बर्बाद हो गया ना। चलिए, तो इसमें महाजन, मगध महाजन पद की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा महाजन पद था। देखिए यहाँ, इसका जो फैला हुआ क्षेत्र देख लीजिए, कहाँ आप इससे अनुमान लगा सकते हैं ना कि कहाँ। बिहार में तो फैले है मगध, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी कुछ होगा, पश्चिम बंगाल में भी है, झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी होगा। तो ये इतना बड़ा, मध्य प्रदेश का भी भाग छुआ होगा, तो इतना बड़ा मगध महाजनपद था, ठीक है। ये मगध की राजधानी राजगिरी राजधानी इसलिए बनाया गया था मगध की, क्योंकि वो चारों साइड से पहाड़ों से घिरा अभेद था,
पहाड़ों से गिरा हुआ अवैध था, उसको बड़ी मोटी मोटी दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि चारों साइड से बड़े बड़े पहाड़ थे, उसी पहाड़ पर सेनाएं रहती थी। ठीक है। दूसरी बात थी कि मगध में बहुत अधिक मात्रा में लोहा मिला था, जिससे इस वो क्या औजार बनाने में आसानी। वहां बहुत बड़े जंगल थे, और मगध में जो सेना थी ना, सबसे पावरफुल सेना वो हाथी सेना थी, और वहां बहुत बड़े जंगल थे, हाथी को खाने के लिए बहुत बड़े चारे की आवश्यकता है, उसी के लिए वहां वो मगध महाजनपद का विस्तार बहुत हुआ था, और जिन चारों महाजनपद को भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो छोटे छोटे जनपद को भी इसमें। ठीक है, ये मगध महाजनपद हो गया। सबसे पहला नहीं, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है? मगध है। इसकी राजधानी देखिए, देखिए मगध की बात करें तो राजधानी कहाँ है? राजगिरी। राजगिरी का मतलब होता है राजाओं के रहने का घर। ठीक है, ये राजगिरी का क्या मतलब होता है? राजाओं के रहने का घर। इसी को कहते हैं गिरिब्रज। गिरिब्रज, ये गलत गिरिब्रज, और इसी को कहते हैं राजगीर। अभी वर्तमान में नाम क्या हो गया इसका? हाँ, ठीक है, वर्तमान में इसका नाम राजगीर। अभी भी यहाँ पर 5 पहाड़ी हैं, 5 पहाड़ों से अभी भी ये क्षेत्र घिरा हुआ। ठीक है, तो समझ गए महाजनपद। और आगे डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं मगध के बारे में। देखिए, मगध में अभी नहीं, उस समय मगध का जो वो जो लोहा वाला बात पता है ना, वो झारखंड में पड़ता है। हाँ, अभी वर्तमान में वो झारखंड में है। ठीक है, चलिए, देखिए गंगा सोन जैसी महानदियों से मगध, देखिए गंगा और सोन जैसी नदियां कहाँ से होकर बहती थी? मगध। अभी देखिए पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र, मगध की बात करें तो मगध में सबसे पहला साम्राज्य कौन? सबसे बड़ा, बिहार का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य था। पता है कि नहीं? ये मगध, बहुत सारी चीज बिहार में हुई है, बहुत। सबसे पहले मगध साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो बिहार में था। मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश था हर्यक वंश था, याद है ना? हर्यक वंश था मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार का हर्यक वंश का संस्थापक। इसका पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। इसका पुत्र उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है, याद रखिएगा। ये उदयन जो है ना, इन्होंने ही गंगा, सोन और पुनपुन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। गंगा, सोन और एक पुनपुन, ये गंगा, सोन और पुनपुन, ये नदी के तट पर बीच में ये पाटलिपुत्र है, जिसको अभी वर्तमान में क्या कहा गया? पटना कहते हैं। गंगा, सोन और पुनपुन नदी के तट पर किसकी स्थापना हुई है? पाटलिपुत्र की। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन? उदयन के बारे में पूछा जाएगा, किस वंश का था ये? हर्यक वंश का। ठीक है, देखिए बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया था ना। अजातशत्रु ही अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, और बाद में क्या किया? उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए इसी से कहा गया है ना कि जैसा करोगे ऐसा पाओगे। इतिहास में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, कि जैसा करोगे ना, अभी इसी जन्म में मिलेगा, कोई दूसरा जन्म नहीं होता है। इसी जन्म में सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब पितृहंता वंश भी इसको कहते हैं, पितृहंता, सब अपने अपने पिता को मारा। ठीक है, चलिए। हाँ, बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, अशोक का पुत्र महेंद्र पुत्र संघमित्रा पुत्री। चलिए, देखिए गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। ठीक है, ये नदियां यातायात,
जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी में बताए थे ना कि गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, देखिएगा जो भी शहर है वो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। जितने भी शहर है किसके किनारे, किसी न किसी नदी। क्यों? क्योंकि वहाँ पानी आसानी से मिलती है और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ अधिक होती है, ठीक, इसीलिए वहाँ बसाया गया था नगरों को। ठीक है, समझ गए? आगे चलिए, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। अभी बताए थे ना कि मगध साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े जंगल थे और हाथी के लिए वो उपयोगी था। ठीक है, तो यहाँ है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और इन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। उस जंगल में बहुत सारे हाथियां थी, या हाथी थे, और उसको पकड़ पकड़ के सिखाया जाता था और उसको सेना में रखा जाता था। क्यों रखा जाता था हाथियों को सेना में? नहीं, क्योंकि वो दलदली क्षेत्रों में बहुत तेजी से दौड़ता है। जैसे ऊंट जो है ना, ऊंट आपको इसमें रेतीली क्षेत्र जो बालों पर कहा जाता है ना कि रेत का जहाज को, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है ना, इस तरह से हाथी इतना भारी होने के बावजूद भी दलदली क्षेत्र में तेजी से दौड़ता। ठीक है, और हाथियों के सुर में बहुत बड़े बड़े तलवार लगे होते थे जो एक बार में 3-4 घोड़े को काटते हुए जाता था। कितना, ठीक है। चलिए, तो इसे पकड़कर देखिए, जंगलों में घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाती थी आराम से। ठीक है, इसकी क्या है? उत्थान, मगध साम्राज्य के उत्थान। देखिए हम लोहा, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें ना बहुत अधिक मात्रा में क्या था? लोहा। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये लोहा बहुत उपयोगी है कि नहीं? लोहे से औजार बनाया जाता था। देखिए, बिंबिसार, अजात शत्रु, यहाँ देखिए अजात शत्रु थोड़ा गलत लिखा हुआ है, अजात शत्रु, आजाद शत्रु एवं महापद्म नंद मगध महाजनपद के शक्तिशाली राजा हुए। अब देखिए, बिंबिसार की बात कर लें तो ये कौन वंश का था? हर्यक वंश का। ठीक है, उसके बाद देखिए अजातशत्रु किस वंश का? और हर्यक वंश का अंतिम शासक पता है? नागदशक। क्या नाम था? नागदशक। और नागदशक को शिशुनाग ने मारा था, और शिशुनाग ने एक नया वंश स्थापित किया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, चलिए, नागदशक ये अंतिम शासक था किसका? हर्यक वंश का, और संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, और बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। ठीक है, देखिए ये महापद्म नंद जो है ना, ये नंद वंश के संस्थापक। नंद वंश के संस्थापक कौन? महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था, और ये नंद वंश के स्थान पर मौर्य वंश की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए, समझ रहे हैं ना? हिस्ट्री में ना पढ़िएगा ना शुरू से, एक दूसरे से सब रिलेटिव है, कहीं ना कहीं सबका कनेक्शन मिल जाएगा। इतिहास यही जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, वही इतिहास। चलिए देखिए, महापद्म नंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम भाग में फैला दिया था। उत्तर पश्चिम भाग, आप समझ रहे हैं ना? देखिए, कोई भी दिशा हो आपको समझ में आ ही जाएगा ना? नहीं आ जाएगा? देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा हुआ मिला, इस टाइप का क्वेश्चन। आपको ये दिशा पूछ ले कि ये कौन सी दिशा है, बताइए क्या होगा? उत्तर और पूर्व के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? उत्तर पूर्व कहलाएगा ना। और ये दिशा पूछे तब दक्षिण, और ये पूछे तब दक्षिण पश्चिम, आराम से। ठीक है, ये भी पूछा गया। तो यहाँ कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में। अब उत्तर पश्चिम तो इधर ही होगा, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा, ये उत्तर ये पश्चिम, तो बीच वाला क्षेत्र क्या होगा? उत्तर पश्चिम तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी की बात करें
जो आधुनिक नाम उसका राजगीर है। क्या नाम है? जो कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रहे, लेकिन जब उदयीन आया तो राजधानी परिवर्तित करके पाटलिपुत्र ले आया। फिर पाटलिपुत्र से कहां ले गया? फिर से राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र आज का पटना को राजधानी बनाया गया। यहाँ लिखा हुआ है ना कि पहले राजधानी कहाँ? पहले राजगीर, लेकिन बाद में कहा? पाटलिपुत्र। ठीक है, हो गया ना? मिटा है आगे। देखिए, कई सौ साल पहले मेसिडोनियो के एक राजा सिकंदर ने, सिकंदर कहाँ का था? मकदुनिया। वही मेसिडोनिया के राजा सिकंदर ने मगध की ओर कूच करना चाहा, परंतु सैनिकों के इनकार के कारण उसे ब्यास नदी के किनारे से क्या हुआ? लौटना पड़ गया। ब्यास नदी को पार नहीं कर पाए और उसको लौटना पड़ गया ब्यास नदी से। देखिए, बज्जी की बात होगी। बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। वैशाली को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जनसंघ। ठीक है, सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? जनसंघ। जनसंघ मतलब लोगों के रहने का एक स्थान, लोगों का संगठन। चलिए यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। राजधानी कहाँ है बज्जी की? वैशाली कहाँ है? बिहार में। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ, इसी को मिला के गण संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय का एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ से मिलता है। बौद्ध ग्रंथ कौन सा? दीर्घ निकाय, उसे मिला इसका वर्णन। किसका वर्णन? बज्जी का। ठीक है, देखिए, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जितने बहुत सारे शासक होते थे ना, जो सभी राजा कहलाता था। ये सभाओं में बातचीत, बहस और विवाद के जरिए योजना बनाते थे। अभी भी देखते हैं ना, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, उसमें बात विवाद के जरिए कोई योजना लाई जाती है। स्त्रियां, दास और कमाकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते। देखते हैं स्त्रियों की स्थिति, देख रहे हैं ना, कोई काम में स्त्रियां भाग नहीं ले सकते। क्या वही है शिल्पकार, वही काम करने वाला। देखिए, बुध और महावीर दोनों ही गण संघ से संबंधित थे। वो भी गण संघ में रहते थे। इन्होंने एक इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना किया, इन्होंने जैन संघ की स्थापना की। दोनों संघ में ही रहे। कई शक्तिशाली राजा संघ जितना चाहते थे, परंतु 1500 साल पहले तक संघ का राज चलता था। कौन सा? संघ का राज चलता रहा और अंत में गुप्त शासकों ने इसे जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। बाद में गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है ना, 5वां चैप्टर जो है ये खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। नहीं, एक और